आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है, पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता, जिन्होंने अपनी लंबी सेवा के दौरान पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके अपने मिशन के बारे में। कोई मैं एडिट कर दूं फिर से यहीं वो कंटिन्यू करिए। आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके मिशन अपराध मुक्त भारत के बारे में। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपका अपना एक मिशन है अपराध मुक्त भारत, इसकी आपने किस तरह से इसका निर्णय लिया और कैसे इसका मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है? देखिए, इसको कम शब्दों में समेटने की कोशिश करते हैं। जब मैं डीजी रेलवे था तो मैंने लोगों की पीड़ा महसूस की कि ट्रेन में वो अपनी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक ऑल इंडिया ऐप बनाया जिससे कि लोग अपनी बात कह पाएँ। फिर एक नीचे पीछे इकोसिस्टम जनरेट किया जिससे कि वो रेलवे यात्रा जो है ना सुरक्षित कर सके। इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया होमगार्ड में, तो मैंने डिसास्टर रेजिलिएंट भारत की कल्पना की और एक पूरा इकोसिस्टम उसके लिए बनाया। फिर मेरा सौभाग्य से ट्रांसफ़र हो गया एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म। उस समय मेरे ध्यान में आया कि अब हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर हैं जब हम अपने देश को अपराध मुक्त कर सकते हैं। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट नोट 2017 में बना के भारत सरकार को भेजा। 2 साल के परीक्षण के बाद उसे 2019 में नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में ग्राह्यता प्राप्त हुई और 2019 से ही मैं इसका नोडल ऑफिसर हूँ। 2020 में हमने एक कानून का ड्राफ्ट भेजा जिसका जानबूझ के लंबा नाम रखा नेशनल अथॉरिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लंबा नाम रखने के पीछे ध्येय था कि हमारे ब्यूरोक्रेट ये कह के कि पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट इसे कचरे में ना डाल दें, इसलिए हमने संविधान का 65C का वो धारा बताया, वो एंट्री बताई जिसमें ये जिम्मेवारी भारत सरकार की है। तो इस प्रकार जो है ना इसका सूत्रधार हुआ। और फिर जो है मैंने 2021 में क्राइम फ्री भारत एक NGO है उसका भी रजिस्ट्रेशन किया। तो मैं नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत का नोडल ऑफिसर हूँ और क्राइम फ्री भारत मिशन जो कि हमारा NGO है उसका मैं राष्ट्रीय। सर, इस मिशन में, इस मुहिम में आम जनता और सरकारी संस्थाएं, पुलिस का क्या योगदान रहेगा और किस तरह से उन्हें देखते हैं? देखिए, हम अभी भी गुलामों के नियम से संचालित हो रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, हमें स्वाधीनता मिली। हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के ही तंत्र को स्थापित रखा। दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि इस वर्ष हमने नए 3 कानून जो है ना लागू किए हैं जो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमने इन कानूनों की आत्मा नहीं बदली, बल्कि कुछ कठोर प्रावधानों के तहत हमने अपने ही देश की जनता को और बड़ा गुलाम बना दिया है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, नई तकनीकी की, तो जैसे AI, CCTV या फिर साइबर अपराध, उसका सहयोग आप अपने मिशन, अपनी मुहिम के लिए कैसे लेंगे? देखिए, जो ये संदेश है ये जन जन तक पहुंचाने में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आम जनता जो इस टेक्नोलॉजी से दुखी है, हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें साइबर क्राइम करना नामुमकिन हो। और ये इतना आसान है, इसके लिए हमें एक कानून में प्रावधान करना होगा कि जो सज़ा है वो जज जो है उसे कॉन्करेंट नहीं दे पाएगा, कॉन्जिक्यूटिव दे पाएगा। एक छोटा सा सारा समाधान करना पड़ेगा। दूसरा, इसका संज्ञान लेने के लिए पुलिस के ऊपर हम आश्रित नहीं रहेंगे, तो सिस्टम ही अपने आप रिपोर्ट कर देगा, सिस्टम ही अपने आप एविडेंस भेज देगा। इसके पहले हमें 2 प्रावधान करना होगा। अभी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरनेट जो आया है वो एक कम्युनिकेशन क्रांति के रूप में आया था। अब इसने अपने आप को विस्तारित कर लिया है। आज हर चीज़, मार्केटिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज़ इंटरनेट पे हो रही है। आजकल जो है गूगल पे, फ़ोन पे और सभी चीज़ें चल रही हैं। इस विस्तारित जिम्मेवारी के लिए क्या हमने अपने इंटरनेट और साइबर स्पेस को तैयार किया? इसका जवाब है नहीं। तो यदि हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ एक छोटा सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ले आएँ जिसमें आप
तभी साइबर स्पेस में प्रवेश कर पाएंगे जब आपकी पूरी आइडेंटिटी, लोकेशन, सब चीज़ कैप्चर कर ली जाएगी। आपकी जो है जो इक्विपमेंट आइडेंटिटी है IMEI, उसको भी जो है ना कैप्चर कर लिया जाएगा और आपका जो है ना IP एड्रेस से लेके हर चीज़ कैप्चर कर ली जाएगी। और आपके अकाउंट से जब 1 रुपये सक्सेसफुली डिडक्ट हो जाएगा तब आप साइबर स्पेस में एंट्री पा पाएंगे। फिर आपके ऑपरेटिंग स्पेस में एक छोटा सा बटन कर दिया जाएगा जिसमें AI बैठी हुई होगी। जैसे ही आपको संदेह होगा तो वो बटन चालू हो जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी और वो जो है जो भी साइबर क्राइम हो रहा है उसकी ऑटो रिकॉर्डिंग करेगा और वो खुद ही इसको जो है ना पुलिस को भेज देगा, खुद संज्ञान हो जाएगा, खुद एविडेंस आ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अब जो है मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि मैं साइबर क्राइम को एक मछली पकड़ने के जैसे जो ना उससे कंपेयर करता हूँ। एक मछली पकड़ने वाला एक लंबे एरिया में जाल फेंकता है, तब कुछ मछलियाँ उसके हाथ में आती हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? लेकिन क्या जाल में जितने के ऊपर भी जाल फेंका गया, क्या वो सभी अपराध नहीं है क्या? यदि मैंने साइबर क्राइम की नीयत से आपको कोई SMS भेजा, कोई ईमेल भेजी, कोई फ़ोन कॉल लगाया, तो क्या ये अटेम्प्टेड क्राइम नहीं है क्या? आज जब आप लुटपिट जा रहे हैं तब आपके ऑफेंस की जो है ना काम वो नहीं हो रही है। यदि हजारों लोगों को SMS भेजा गया है, उन सभी हजार जो है ना ऑफेंसेस का ऑटोमेटिकली अपराध पंजीयन हो जाए, ऑटोमेटिकली जो है ना एविडेंस पहुंच जाए और ऑटोमेटिकली 30 दिन में उसे सज़ा मिल जाए, तो वो यदि 2 साल की भी सज़ा है और उसने एक दिन में 1000 लोगों को फ़ोन किया है या 1000 लोगों को मैसेज भेजा है, तो उसको 2000 साल की सज़ा हो जाएगी। अब बताओ, आपके अंदर साइबर क्राइम करने की क्षमता होने के बावजूद भी क्या आप साइबर क्राइम की तरफ देखना भी की जरूरत कर पाएंगे? क्या आपको अपने ही प्रश्न का जवाब मिला कि साइबर क्राइम करना भारत की भूमि में और विश्व के फिर किसी जगह पर भी संभव ही नहीं होगा? क्या इसे करना कठिन है? बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, हम एक और बात आपसे जानेंगे कि जिस तरह से आप अपनी मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं, आपकी टीम आगे लेके चल रही है, आपके अनुसार ये धरातल पर उतर चुकी है, पूर्ण रूप से कब तक उतर पाएगी? यदि आप कलयुग की सत्यनारायण कथा का पालन करेंगे तो ये मात्र 9 दिन में जमीन पर उतर सकती है। तो आप कहेंगे कि ये सत्यनारायण की आधुनिक की कलयुग की सत्यनारायण की कथा क्या है? तो कलयुग की सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हैं और इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सर्च करो और उसे सब्सक्राइब करो। प्रतिदिन एक वीडियो देखो और जो वीडियो आपकी आत्मा को छू जाए उसे डाउनलोड कर लो, जिससे भविष्य में आप उसे खुद देख पाएं और अपने लोगों के साथ देख पाएं। ये कथा का प्रथम अध्याय समाप्त है। कथा का दूसरा अध्याय है कि क्राइम फ्री भारत के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। तो आप उसमें उसे डाउनलोड करिए। ये कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। अपना फ़ोटो डालिए, अपने बारे में जो है ना 2-4 लाइन लिखिए और आप एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप जो है इसके सदस्य बन जाएंगे। और प्रोफाइल में यदि आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो इसे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए और जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सबको भेज दीजिए, दोस्तों को भी भेजिए, दुश्मनों को भी भेजिए और जो ग्रुप में नहीं है उनको इंडिविजुअल भेज दीजिए। इतना कर देंगे तो इसी के साथ जो है ना सत्यनारायण कथा का 3य अध्याय समाप्त होता है। अब सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय है कि आपको अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों की एक सूची बनाना है और उसमें से मात्र 10 लोगों को छांटना है जिनमें ऊर्जा है, जो शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, बस और कुछ करना कुछ नहीं, सिर्फ संकल्प और शपथ लेना है। ऐसे 10 लोगों को खोज के उन्हें संकल्पित करके, शपथित करके सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरे करना है। यदि ये सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हम लोग शपथ से पूरा कर देंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये जो 100 करोड़ लोग हैं जब छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी 240 सीट पर सिमटे हुए हैं
अपने आप में डरे हुए और सहमे हुए भी हैं, वो अपने आप को मजबूत महसूस कर पाएंगे। और वो जो है उन्हें दो काम करना है। पहला काम करना है कि एक पोस्ट क्रिएट करना है जिसका नाम है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विद कैबिनेट रैंक, या एक अथॉरिटी या अधिकरण पैदा करना है जिसमें जो है इन 21 महालक्ष्यों को और 5 उसके लिए हम जो है जिन लोगों ने बहुत काम किया है ऐसे हीरो को छांट के उन्हें उस टास्क फोर्स का हिस्सा बना देंगे। और इन सब चीज़ों को जिसकी टेक्नोलॉजी और मॉडल ऑलरेडी बने हैं, इसे पकाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो दूसरा काम कराना है उसे पार्लियामेंट में अनुमोदित कराना है। जैसे ही ऐसा होता है आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और उसे देने की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुँच जाएगा। इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको जो है सिंपल ये 2 उपाय करना है और इस 2 उपाय के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और आप 240 सीट से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे। अब इसके साथ मैं आपकी तरफ से एक प्रश्न अपने आप से पूछ लेता हूं कि क्या आज के नेता यदि ये बात नहीं मानेंगे तो क्या ये सत्यनारायण की कथा ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, या इसका अभी भी कुछ अस्तित्व है? क्या भारत की जनता को ये लाभ इन दुष्ट राजनेताओं के ना मानने के बावजूद भी मिल पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, 200%। तो आप पूछेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जिस ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है, ऐसे जो है 100 करोड़ लोगों को जोड़ने वाले 543 भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास MP का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की सौगंध ली है, वो छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेंगे कि मैं अपने जो ना इन चंद्रगुप्तों को EVM पे मशीन पे बटन दबाकर जो है विजयी बनाएंगे। तो बताइए, क्या इन चंद्रगुप्तों को आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा? शायद नहीं। और पूरे 543 के 43 लोग जीत जाएंगे और फिर हम अपने चंद्रगुप्तों के साथ जो प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, हम उसे जमीन को उतार देंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अब आपने मुझे सुन लिया है, क्या आपको लगता है कि मेरा स्वप्न जमीन पे उतरेगा? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त जी से, जो कि पूर्व DGP हैं हरिद्वार में। इनका बहुत बहुत स्वागत है। अपराध मुक्त भारत के बारे में जो इन्होंने कहा वो धरातल पर उतारने की इनकी मुहिम आगे बढ़ती रहे, यही हमारा निरंतर प्रयास रहेगा और इनके साथ हम यूं ही बने रहेंगे। आगे देखते रहिए। मैं रश्मि कश्यप अपने सहयोगी के साथ, आर्यन TV हरिद्वार।